प्यारे बच्चों नमस्कार। और मैं आपके सामने राजेंद्र सिंह, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र। इस पर हम अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व, क्यों इसका अध्ययन किया जाता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो को सुनने के पश्चात आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व है वह समझ में आएगा। तो सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसके विषय क्षेत्र का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, क्या क्या चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। तो वैसे मैं इसमें पहले भी बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, इनका अध्ययन किया जाता है। पर आज हम क्रमवार देखने का प्रयत्न करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो जो सबसे पहले है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रधान पात्र है वो राज्य है, यानी कि जो राज्य है उसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है। इनका हम अभी एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर भी बल देती है। शक्ति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है। संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन किया जाता है। युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है, यानी कि युद्ध एवं शांति कैसे स्थापित की जा सकती है और युद्ध क्यों होते हैं, क्या क्या युद्ध के कारण होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। विदेश नीति निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और प्रक्रियाओं के साथ साथ विदेश नीति किस प्रकार निर्मित की जाती है और कैसे विदेश नीति, किसी राष्ट्र की विदेश नीति प्रभावित होती है, उसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में आता है और विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही साथ सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अब इन सभी को हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो मैंने बताया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर राज्य का अध्ययन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख पात्र है या यूं कहें प्रमुख विषय है जिसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर अध्ययन किया जाता है वह राज्य ही है। राज्य का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है और राज्य के आंतरिक स्वरूप का अध्ययन वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय न होकर राज्य के बाह्य स्वरूप का अध्ययन अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जो आंतरिक स्वरूप है उसका अध्ययन भी किया जाता है किंतु उसका कम स्वरूप, बल्कि जो बाह्य व्यवहार है, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार है या किस प्रकार की उसकी नीतियां हैं दूसरे राष्ट्र के साथ, उसका अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यों के आपसी संबंध जो होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं और कई प्रकार के तत्वों पर निर्भर करते हैं। इन तत्वों में राजनीतिक तत्व हो सकते हैं, ऐतिहासिक तत्व हो सकते हैं, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक, कई प्रकार के तत्व हो सकते हैं। तो इन सब तत्वों का अध्ययन भी हमको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर करना होता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्र होते हैं उनके अपने भौगोलिक हित, राजनीतिक हित, सांस्कृतिक हित, ये सभी होते हैं। तो उसके अनुसार ही कोई राज्य क्या है अपने पड़ोसी राष्ट्रों का या दुनिया के जो अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ संबंध स्थापित करता है। तो उन सब का अध्ययन करने के पश्चात ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख पात्र है राज्य का, उसका अध्ययन, उसके भीतर ही उसका अध्ययन करते हैं। तो उदाहरण इसमें भारत का उदाहरण दिया है कि भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान से, चाइना से टच करती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे टच करती है। तो उस कारण ही भारत की जो इन राष्ट्रों के साथ विदेश संबंध है वो उस भौगोलिक तत्वों के आधार पर ही निर्भर होते हैं। क्योंकि चाइना से हमारी बहुत अधिक सीमा मिलती है, पाकिस्तान से हमारी बहुत अधिक सीमा मिलती है, तो इस कारण हमको आपस में टकराव भी भारत के चाइना और पाकिस्तान के साथ ही अधिक देखने को मिलते हैं। और इसलिए हमारी जो विदेश नीति है वो उन राष्ट्रों के लिए
अलग प्रकार की निर्मित की जाती है। तो यह एक उदाहरण दिया हुआ है। उसके पश्चात अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा विषय क्षेत्र है वह है शक्ति का अध्ययन, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जितना बल शक्ति पर देती है उतना अधिक जोर या बल अन्य किसी विषय पर नहीं देती है, क्योंकि जैसा कि मार्गेंथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, किंतु जो मुख्य उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है वह शक्ति प्राप्त करना ही होता है। यानी कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ अगर संबंध स्थापित करता है तो उसके अन्य कई कारण हो सकते हैं संबंध स्थापित करने के, किंतु जो मुख्य उद्देश्य होता है वह संबंध स्थापित करने का शक्ति की प्राप्ति ही होता है। और शक्ति प्राप्त करने के लिए ही एक देश दूसरे देश के साथ संबंधों को स्थापित करता है। अगर हम यूं कहें कि कुछ देश आपस में सहयोग के लिए भी संबंध स्थापित करते हैं तो वो आपसी सहयोग भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष रूप में एक शक्ति निर्मित करने के लिए ही होता है। अगर हम नाटो को देखें या सीटो को देखें, नाटो एक क्षेत्रीय सैनिक संगठन है, तो उसका गठन भी चाहे वो ये कहे कि हमने सहयोग आपसी देशों में सहयोग करने के लिए या जो नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं उनके मध्य सहयोग करने के लिए संगठन बनाया है, किंतु कहीं ना कहीं जो उसका अंतिम उद्देश्य है वो एक शक्ति प्राप्त करना ही है। इसके अलावा शक्ति सदैव तात्कालिक, ये मैं आपको समझा चुका हूं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो जो पहला तत्व है वह है राज्य का अध्ययन, दूसरा जो तत्व है या दूसरा जो विषय क्षेत्र है वह है शक्ति का अध्ययन। उसके पश्चात जो तीसरा तत्व है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन। तो हम वर्तमान युग में देखते हैं कि जो राज्यों के आपसी संबंध हैं वह द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय हो गए हैं। द्विपक्षीय यानी कि दो राष्ट्रों के आपस के संबंध, उसे द्विपक्षीय संबंध कहेंगे। और बहुपक्षीय संबंध का अर्थ है कि अगर भारत और चाइना के संबंध हैं तो वो किसी अन्य देश से भी प्रभावित होते हैं, या भारत और चाइना के संबंध से किसी अन्य देश के साथ जो भारत के संबंध है वह प्रभावित होते हैं। तो वर्तमान समय में ऐसे बहुपक्षीय संबंध ही बनते जा रहे हैं और इन बहुपक्षीय संचालन जो संबंध है उनके संचालन को समझने के लिए, उनको निर्मित होने के कारणों को समझने के लिए ही हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसका अध्ययन करना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है। यूएनओ विभिन्न देशों ने बनाया है, वर्तमान में उसके 293 से अधिक सदस्य हैं। और कहीं भी अगर अशांति की अवस्था आती है तो यूएनओ कहीं ना कहीं उसमें दखल अंदाजी करता है, तो जिससे कि वहां जो संघर्ष हो रहा है उसको निपटाया जा सके और वहां शांति स्थापित की जा सके। तो इसलिए हमें इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर करना होता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कब कब कहां किस प्रकार से शांति स्थापित की है, ताकि भविष्य में अगर हमको आवश्यकता पड़े तो उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हुए हम पुनः अगर कहीं अशांति की स्थिति पैदा होती है, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, तो वहां शांति स्थापित कर सकें। तो उसके पश्चात जो तीसरा चौथा विषय क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वह है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल देना। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित भी है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी हम देखते हैं कि युद्ध की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है। और युद्ध पहले तक यह माना जाता था प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कि युद्ध स्वाभाविक है और युद्ध को रोका नहीं जा सकता, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध की जो विभीषिका हुई, उससे जो विनाश विश्व में हुआ, तो उसके पश्चात विद्वानों के मध्य यह विचार आया कि कहीं ना कहीं युद्ध को हमें रोकना होगा और युद्ध को रोकने के उपायों को ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति
या शांति स्थापित करने की जो बात है वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे पास देखने को मिलती है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर हम युद्ध और शांति की गतिविधियां, यानी कि युद्ध क्या होता है, युद्ध कितने प्रकार के लड़े जाते हैं, उसका अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो युद्ध को समाप्त करने के कारण और शांति स्थापित करने के उपाय हैं उनका अध्ययन भी हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर करना होता है। उसके पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगला विषय क्षेत्र है वह है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। तो जैसा कि एक विद्वान हुए हैं फेलिक्स ग्रास, उनका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का ही अध्ययन है। जो फेलिक्स ग्रास हैं उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर हम और कुछ नहीं बल्कि विदेश नीतियों का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जो यह प्रक्रिया है प्रकट रूप में राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग किस हद तक पूरी हो जाती है। इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग किसी हद तक पूरी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेश नीति के अध्ययन से ही, विदेश नीति का अध्ययन ही कहीं ना कहीं मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक मुख्य क्षेत्र फेलिक्स ग्रास के दृष्टिकोण में है। उसके पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का अगला विषय क्षेत्र है वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। तो जिस प्रकार हमें किसी राष्ट्र के संचालन के लिए वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है और उस कानून के माध्यम से हम वहां किसी राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पड़ती है ताकि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित कर सके और अगर कोई संधि समझौते होते हैं तो उन संधि समझौतों के उल्लंघन की स्थिति में जिस राष्ट्र ने उल्लंघन किया है उसको उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन भी करना होता है। इसके अतिरिक्त जो अगला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय वस्तु है वह है विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। तो आर्थिक संगठन आप जानते हैं कि जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है। इसके अलावा जो विश्व बैंक हैं उनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है। अलग अलग प्रकार के क्षेत्रीय जो व्यापारिक संगठन हैं उनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर एक देश में आर्थिक घटना घट रही है तो उस आर्थिक घटना का आज के वैश्वीकरण के दौरों में संपूर्ण विश्व पर असर पड़ता है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर इन आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी करना होता है ताकि किसी राष्ट्र विशेष में घटने वाली आर्थिक घटना से जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे उन प्रभावों को कम किया जा सकता है, उसका अध्ययन करने हेतु हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन व्यापारिक संगठनों का अध्ययन और जो वाणिज्यिक संगठन है उनका अध्ययन करना होता है। उसके अतिरिक्त एक देश दूसरे देश के साथ जिस प्रकार के व्यापारिक संगठन रखता है उनका अध्ययन भी हमें करना होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर। उसके पश्चात जो अंतिम विषय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का माना जा सकता है वह है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। तो हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो साम्यवादी गुट, स्वतंत्र समाज और गुट जिसको कि गुट निरपेक्ष राज्य कहते हैं, और अरब समुदाय, अफ्रीकी देश, G7, G15, इसके अतिरिक्त नाटो, सीटो, सेंटो, अनेक प्रकार के राजनीतिक गुट हमको अस्तित्व में देखने को मिले। और जो ये राजनीतिक गुट हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अथवा उसके बाहर भी अनेक मामलों पर क्या है मिलजुल कर कार्य करते हैं और इन गुटों को जोड़ने वाले तत्वों, उनके मतभेदों तथा विवादों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है।
इनका अध्ययन भी इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर मैंने जैसा आपको बताया कि आज वैश्वीकरण का दौर है और प्रत्येक देश में घटने वाली किसी भी प्रकार की, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, अगर किसी भी प्रकार की घटना किसी देश के भीतर घट रही है तो उसका संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ता है। तो इन चीजों को, इनके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सहायता लेनी होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट, सेंटो ये सैनिक संगठन है और इसके अतिरिक्त जो ऊपर दिख रहे हैं वो अन्य संगठन है, जैसे क्षेत्रीय संगठन है जो कि क्षेत्रीय विकास के हेतु बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, सैनिक संगठन क्या होते हैं, इनका हम आगे आगे जैसे जैसे हमारी विषय वस्तु आती रहेगी हम उनका अध्ययन करते रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को समझने के पश्चात अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ये कुछ आर्थिक विभिन्न प्रकार के संगठन है। आर्थिक संगठन जैसे यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, सैनिक संगठन नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट, सेंटो, राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ जो कि 1945 से पूर्व था और बाद में उसी को अपग्रेड करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया। उसके पश्चात जो प्रादेशिक संगठन है उसमें अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, सार्क, आसियान, इस प्रकार के संगठन है। और जो सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के संगठन है उनमें यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो कि मजदूरों का संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि विश्व में स्वास्थ्य के सुधार हेतु, स्वास्थ्य में वैश्विक स्तर पर कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर कार्य करता है, तो उसको WTO भी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रकार के संगठन है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सैनिक संगठन कौन सा है, नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट या सेंटो, इनमें से कौन सा सैनिक संगठन नहीं है, या इसमें 3 इनको रख लेगा और किसी एक को बाहर को रख देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संगठन किस प्रकार का संगठन है। उसके पश्चात अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का, उसको जानने का प्रयास करेंगे। वैसे जब हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को समझ लिया है कि क्या किन चीजों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है, तो जिन जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है उसको देखते हुए भी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व को समझ सकते हैं। कि जैसे राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन किया जा रहा है तो शक्ति को सीमित करने के लिए, शक्ति को संतुलित करने का इसका क्या है, महत्व है। शक्ति का अध्ययन तभी करेंगे ताकि शक्ति को सीमित किया जा सके। किसी राष्ट्र की शक्ति अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ रही है और अगर किसी राष्ट्र कि कोई राष्ट्र अधिक शक्तिशाली बनकर विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वैसी स्थिति में शक्ति संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ही शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के महत्व को। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। किसी भी विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक समस्याओं को खोजने के लिए, अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक समस्याओं को खोजने के लिए, समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक समस्याओं को हल खोजने के लिए, और इतिहास का अध्ययन इतिहास में घटी घटनाओं को जानने के लिए, ताकि भविष्य में अगर ऐसी संभावनाएं आती है तो हम उन घटनाओं से बच सकें, उनका उचित हल निकाल सकें। सभी जो विषय होते हैं उनका अध्ययन किसी न किसी रूप में किया जाता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनको, उनके समाधान को खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात जो दूसरा महत्व है वह है विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होने के लिए, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो राजनीति चलती है उसके क्या क्या तत्व हैं, उनकी समझ पाने के लिए ही, उनकी समझ बढ़ाने के लिए ही हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना होता है। विश्व राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। और आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में जो तत्व हैं वो है निशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रों की होड़ को कम करना। जैसे कि आप वर्तमान समय में देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र, आप हर दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि इस राष्ट्र ने इस प्रकार का सैनिक प्रशिक्षण किया, इस राष्ट्र ने इस सैन्य मिसाइल का प्रशिक्षण किया। तो कहीं ना कहीं वो सैन्य मिसाइलें, सैन्य हथियार इसीलिए निर्मित किए जाते हैं ताकि अपनी
शक्ति को बढ़ाया जा सके। किंतु निशस्त्रीकरण होता है इन शस्त्रों की होड़ को कम करना। शीत युद्ध के काल में इस निशस्त्रीकरण शब्द का जन्म हुआ था, जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत अधिक मात्रा में शस्त्रों और अस्त्रों का निर्माण करने लगे थे। तो उस दौरान विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस निशस्त्रीकरण शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और आज भी कहीं ना कहीं यह निशस्त्रीकरण शब्द हमको प्रासंगिक मौजूद होता है। उसके अलावा साम्राज्यवाद, यानी कि एक राष्ट्र जब अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरे राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, तो वैसे राष्ट्र को ही साम्राज्यवादी राष्ट्र कहा जाता है। तो इनका अध्ययन हमें करना होता है। उपनिवेशवाद, एक राज्य के द्वारा जब दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में अतिक्रमण कर उस राष्ट्र की सीमा को अपने क्षेत्र में मिलाने के पश्चात उसे अपने एक उपनिवेश के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसा कि भारत भी 1947 से पूर्व ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका उपनिवेश था। उसके अलावा राष्ट्रवाद, यानी कि जैसा कि हिटलर का राष्ट्रवाद आपने सुना होगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें समस्त जो हित है वो राष्ट्र हित को देखते हुए निर्मित किए जाते हैं, या राष्ट्र को किसी भी कीमत पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करने की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। आज के युग में राष्ट्रवाद की एक सही परिभाषा देना कहीं ना कहीं विद्वानों के लिए भी एक टेढ़ी खीर जैसा है कि राष्ट्रवाद इसे आखिर किसे कहा जाए। हर दूसरा व्यक्ति राष्ट्रवाद की कुछ अलग प्रकार से परिभाषा दे सकता है कि राष्ट्र पर मर मिटने की भावना होना ही राष्ट्रवाद है, या राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर या हर समय सोचना उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं अलग अलग व्यक्ति और विद्वान देते रहे हैं, किंतु राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां अंतरराष्ट्रीय की बात ना करके या क्षेत्रीयता की बात ना करके राष्ट्र का हित कैसे हो, राष्ट्र का हित या राष्ट्र को कैसे मजबूत से मजबूत बनाया जा सके, उस वैसी ही भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये कुछ तत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, इनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इनकी समझ बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा विश्व शांति का आधार तैयार करना, विश्व शांति कैसे स्थापित की जा सकती है विश्व में, युद्धों की जो विभीषिका हमको देखने को मिलती है, आतंकवाद, इसके अलावा नक्सलवाद और अन्य प्रकार की जो समस्याएं जिससे कि जो विश्व की जनता है वो प्रभावित हो रही है, कहीं ना कहीं अशांति के माहौल में जी रही है, उन समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकती है, इन समस्याओं के हल के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना होता है। उसके अलावा विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना, आज के युग में यह माना जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व सरकार का ही रूप है, क्योंकि विश्व की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कहीं ना कहीं नजर होती है और विश्व में घटने वाली घटनाओं पर वह अपनी किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया अवश्य देता है। तो ऐसी ही वैश्विक सरकार की स्थापना कैसे की जा सकती है, उसके अध्ययन के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो विदेश नीतियों का अध्ययन है, और विदेश नीतियां के अध्ययन में विदेश नीति कैसे बनाई जाती है और विदेश नीति कैसे प्रभावित होती है। किसी राष्ट्र की अगर किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति विदेश नीति निर्मित हो रही है तो कौन कौन से ऐसे कारण तत्व हैं जिस कारण वह वैसी विदेश नीति दूसरे राष्ट्र के प्रति बना रहा है, किन कारणों में किसी के साथ शत्रुतापूर्ण नीति अपना सकता है, किसी के साथ मित्रवत नीति अपना सकता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से मित्रवत नीति अपनाता है और किसी अन्य राष्ट्र के साथ शत्रुगत नीति अपनाता है। तो उन कारणों का अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। उसके अतिरिक्त शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन, यानी कि शक्ति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के का विषय क्षेत्र है, और इसके माध्यम से शक्ति को संतुलित करने का प्रयास हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से करते हैं। तो आज के वीडियो में आपने समझा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को, और साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो महत्व है, क्यों आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है, इसका ज्ञान आपने प्राप्त किया।
तो आप लोगों ने हमें सुना, मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।